हेलो, आई एम कोमल अग्रवाल। तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी के थर्ड पार्ट के बारे में। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट का ये थर्ड पार्ट है और लाइन से दो पार्ट आ चुके हैं, वो भी अच्छे थे, बट ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक बार सबको चेक कर लें। देखिए, एनाटॉमी के थर्ड पार्ट में हम टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टिश्यू सिस्टम क्या होता है? टिश्यू सिस्टम में तीन टाइप्स के सिस्टम आते हैं। पहला जो होता है जिसका नाम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा जो आता है इसका, उसको बोलते हैं हम ग्राउंड। अभी बता रही हूँ मैं क्या होता है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो कि एपिडर्मिस की लेयर वाली, जो सबसे जैसे सबसे टॉप मोस्ट पे देखोगे ना तुम किसी भी सेल को निकाल के, तो वहाँ पर सबसे पहले एपिडर्मिस की लेयर पाई जाएगी। फिर उसके बाद कुछ ग्राउंड टिश्यू होगा, और फिर उसके बाद जो भी होगा थर्ड होता है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू समझ गए होंगे, जाइलम फ्लोएम वगैरह जो पार्ट होता है। वेस्कुलर वाले को एक और नाम से बोला जाता है फेसिक्यूलर। फेसिक्यूलर और या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। इसके तीन नाम होते हैं, ध्यान रखना। कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो हमने टिश्यू सिस्टम में तीन पढ़ने हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अभी हम पढ़ते हैं लाइन से तीनों के बारे में ब्रीफली। बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखो, मैं थोड़ा अच्छा अच्छा लिखूंगी तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, तुम 2x पे देख लेना फिर। पर अगर थोड़ा गंदा राइटिंग होगा तो फिर जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी, मतलब तुम डिसाइड कर लो। अब देखो, एपिडर्मल टिश्यू टिश्यू सिस्टम में क्या है कि सबसे आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम की सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस की होती है। जो भी कोई भी प्लांट बॉडी है उसकी जो टिश्यू की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, जैसे हमारी भी देख लो, तो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस ही तो बोलते हैं। तो एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको बोलेंगे हम एपिडर्मस। एपिडर्मिस बोलेंगे। ये जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर तीन पार्ट होते हैं मेनली। वो कौन कौन से तीन पार्ट हैं उसको देख लेते हैं। पहली चीज तो हमें एपिडर्मल सेल्स पाई जाएंगी इसमें। क्या पाई जाएंगी? एपिडर्मल सेल्स। दूसरी चीज पाई जाएंगे एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स। एपिडर्मल स्ट्रक्चर। एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स में हम बोल सकते हैं कि हमें इस वो पाया जाता है स्टोमेटा। तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा स्टोमेटा के बारे में। तो वो एपिडर्मिस की लेयर पे ही पाया जाता है, दैट्स वाई इसको बोलेंगे कि एपिडर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है। और तीसरी चीज जो पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलेंगे हम एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज आ जाते हैं। एक तो ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स बोलते हैं स्टेम के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकोम्स, और जो रूट के ऊपर निकले होते हैं उनको बोलते हैं रूट हेयर्स। है ना? रूट हेयर्स। तो दो चीज आ जाती हैं इसके अंदर भी। देखो, मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया, तीन टाइप्स के टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। एपिडर्मल के अंदर एपिडर्मिस आती है। एपिडर्मिस मतलब ये तीन पार्ट होते हैं इसमें, तीन कम इट कंप्राइजेज ऑफ थ्री पार्ट्स: एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स दैट इज स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस दैट इज ट्राइकोम एंड रूट हेयर्स। ठीक है, इतना क्लियर है बिल्कुल। टफ नहीं है चैप्टर, बस एक बार प्यार से देखना, बहुत स्मूथ तरीके से सिखाऊंगी। देखो, सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, जो एपिडर्मल सेल्स था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एपिडर्मिस जब भी हम देख रहे हैं, तो देखिए, एपिडर्मिस जब भी हम देख रहे हैं तो ये क्या बताया था मैंने तुम्हें? बताया था कि आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। अब देखिए, ये जो है सिंगल लेयर पाया जाता है। जब भी ज्यादातर देखोगे तो ये सिंगल लेयर पाया जाएगा, बट किसी किसी के अंदर एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। तो वो एक्सेप्शंस तुम्हें याद नहीं करने हैं एनसीईआरटी के थ्रू, बट अगर तुम याद करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मैं एक्सेप्शंस भी बता देती हूँ। नेरियम और फाइकस का प्लांट जो होता है उसके अंदर मल्टी लेयर, या फिर तुम कह सकते हो कि मल्टी लेयर ही पाया जाता है मेनली, जो है कि मल्टी लेयर एपिडर्मिस पाई जाती है।
बट ज़्यादातर मतलब 99% केसेस में जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर पाई जाएगी, और इसके अंदर जब भी तुम देखोगे तो लिविंग सेल्स पाए जाएंगे। एपिडर्मिस जो है वो लिविंग सेल्स की बनी हुई है, जिसके अंदर अच्छा खासा साइटोप्लाज्म है, हैविंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, दोनों चीज़ हैं खुद की इसके पास। ठीक है। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब स्पेस नहीं होता दो सेल्स के बीच में, बहुत ज़्यादा कम स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक है। ये जनरली पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। ये जो एपिडर्मिस के अंदर जो भी सेल्स पाए जा रहे हैं ना, ये पैरेनकाइमेटस नेचर के होते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जिनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल तो समझ गए होंगे तुम। ठीक है। एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, साइड मतलब पेरीफेरी के एरिया में साइटोप्लाज्म होगा और बीच में वैक्यूल भरा होगा और फिर सेल वॉल होगी। ये तीन चीज़ पाई जाएंगी और हमें कुछ याद नहीं करना है। देखिए जब भी हम उसकी बात करेंगे, स्टेम की बात करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि एपिडर्मिस एक हमारी वैक्सी थिक लेयर से कवर रहती है, उसके बारे में भी बता देती हूँ मैं। जैसे स्टेम वगैरह के बारे में बात करेंगे तो स्टेम के अंदर की एपिडर्मिस जो होती है वो एक वैक्सी लेयर से कवर्ड रहती है, जिसका नाम होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल। ठीक है। जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। अब देखो वाटर लॉस बहुत इजीली हो जाएगा, इसी वजह से वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक वैक्सी कोटिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या बात करने जा रहे थे। अब क्यूटिकल के बारे में एक और पॉइंट लिख लो कि क्यूटिकल जो होती है वो रूट्स के अंदर एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन रूट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स तो पानी में ही रहते हैं ना, तो इस वजह से उनके अंदर क्या वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। तो दैट्स वाई क्यूटिकल जो है, ये पॉइंट्स जो मैं लिखा रही हूँ ना, ये डायरेक्ट आते हैं नीट में, तो इस वजह से थोड़ा फोकस करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अच्छा दीदी तो पढ़ाए जा रही थी। एक बार तुम पढ़ लो, फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि पूरा चैप्टर खत्म हो गया ऐसी आसानी से, और सारे क्वेश्चंस भी लग गए, कोई भी रुका ही नहीं। ठीक है। तो क्यूटिकल कहाँ पर एब्सेंट होती हैं? रूट्स में पाई नहीं जाती। रूट्स में, क्योंकि रूट्स अंदर है, उसके ऊपर थोड़ी धूप पड़ने वाली है जो उसका वाटर लॉस होने वाला है। अब हाइड्रोफाइट्स भी पानी के अंदर है, तो उस पर भी कोई वाटर लॉस का चक्कर नहीं है। अब देखो कुछ ग्रासेस के अंदर, जैसे मोनोकॉट लीव्स के अंदर देखेंगे हम, मोनोकॉट लीव्स के अंदर देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो इस पे मतलब जो अपर वाली जो लेयर होती है ना, मतलब अपर लेयर जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और वो फॉर्म कर लेती हैं, बुलीफॉर्म सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। बुलीफॉर्म सेल्स मोनोकॉट लीव्स में पाई जाएंगी। बुलीफॉर्म सेल्स, ध्यान रखना, नाम याद करना, बुलीफॉर्म सेल याद हो जाएगा, बुली तो पता होगा तुम्हें। ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम जो है एपिडर्मिस जो है वो हम स्टेम के केस में बोलते हैं, पर रूट्स के केस में रूट एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोलते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, तुम एपिडर्मिस बोल दोगे कोई गलत नहीं बोलेगा, बट तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं। रूट के केस में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं पिलीफेरस लेयर। पिलीफेरस लेयर, पिलीफेरस लेयर को याद करो मत करो, पर एनसीईआरटी हमारी एपीब्लेमा मेंशन करती है, तो दैट्स वाई तुम्हें एपीब्लेमा के बारे में पता होना चाहिए कि दैट इट इज कॉल्ड एपीब्लेमा इन द केस ऑफ रूट, एंड स्टेम के केसेस में इसको एपिडर्मिस ही बोलते हैं। ठीक है। इतना क्लियर है ना? तो हमने एपिडर्मिस सेल्स के बारे में पढ़ लिया है कि ये थिन है, इसके पास साइटोप्लाज्म है, इसके पास वैक्यूल है, बीच में पेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है, जनरली सिंगल लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, प्राइमरी प्लांट बॉडी को फॉर्म कर रही होती है, और इसके मल्टी लेयर भी पाई जाती है कभी कभी नीरियम एंड फाइकस में। ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, बस इतना याद करना है, बाकी तुम इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, एपिडर्मल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा होता क्या है, अब तुम्हें ये बात पता होना चाहिए। स्टोमेटा का सिंगुलर वर्ड जो होता है उसको बोलते हैं स्टोमा। ठीक है। स्टोमा मीन्स क्या होता है? स्टोमा मीन्स होता है छेद। जस्ट स्टोमा मीन्स लैटिन लैंग्वेज में स्टोमा मीन्स होल। ठीक है। तो माइन्यूट स्ट्रक्चर, अब देखिए एपिडर्मिस वाली जो लेयर है, जैसे ये मेरी एपिडर्मिस वाली लेयर है, यहाँ पर ये मेरे एपिडर्मल सेल्स पाए जा रहे हैं। देखो जैसे ये तो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, पर कहीं कहीं पे जैसे स्पेस होता है, तो कहीं कहीं पे मैं बना देती हूँ थोड़ा स्पेस,
आई ट्राइड, देखो। हाँ, तो ये जैसे मैंने स्पेस बना दिया ना, ये क्या है, ये बन गया मेरा स्टोमा। ये वाला रीजन जो हो गया, ये स्टोमा हो गया। तो स्टोमा पाया जाता है, और तुम्हें ये बात पता होना चाहिए, पहली चीज तो स्टोमेटा सिर्फ स्टेम के केसेस में पाए जाते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। एस फॉर स्टेम, एस फॉर स्टोमेटा। अब रूट्स में स्टोमेटा क्या करेंगे, मतलब एब्सेंट होते हैं एपिडर्मिस वाली लेयर पे। ठीक है, एब्सेंट इन एपिडर्मिस ऑफ रूट। तो मैं ये एब्सेंट प्रेजेंट याद कर लोगे ना, तो ये समझ लो बस हो गया गेम। मतलब अच्छी तरीके से याद कर लो, रट्टे मार लो। तो 2 बार वीडियो देखोगे, अपने आप रट जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। मैं एक शॉर्ट समरी जरूर निकालूंगी, जिसमें बस तुम्हें एक कहानी जैसा सुनना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और एनसीईआरटी भी हम लाएंगे। अभी मैं नहीं ला पा रही हूँ एनसीईआरटी, मुझे इतना टेक्नोलॉजी नहीं आती है। ठीक है, देखिए। अभी देखिए, ये स्टोमेटा क्या होता है, तुमने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है। स्टोमेटा के अंदर 3 चीज होती हैं। एक तो होता है हमारे पास गार्ड सेल। गार्ड सेल अगर तुम डायकॉट्स के केस में देखोगे तो वो बीन शेप पाया जाता है ना, किडनी शेप या फिर बीन शेप बोल सकते हैं। ये हमारा गार्ड सेल हो गया। मेरा थोड़ा थोड़ा अजीब सा बन गया, एक बड़ा एक छोटा, बट इक्वल है। ठीक है, अब देखिए, ये जो हो गया, ये हो गया हमारे गार्ड सेल। गार्ड सेल। इसका नाम गार्ड क्यों दिया गया है, इसका नाम गार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर को ये गार्ड करता है एक्चुअली में। ये जो है, ये हमारा स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर। ठीक है। अब गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती हैं, जो इनर वॉल होती हैं वो तो थिक होती हैं काफी ज्यादा, क्योंकि इन पे प्रेशर पड़ता है। तो गार्ड सेल की इनर वॉल ध्यान रखना प्लीज, बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि इसकी जो इनर वॉल है वो तो थिक पाई जाती है। बट अगर जब हम आउटर वॉल की बात करेंगे, इसकी आउटर वॉल की गार्ड सेल की, तो वो थिन होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है। अब इसके जो गार्ड सेल के साइड में होती हैं, वो होती हैं सब्सिडरी सेल्स, जो कि इसको सराउंडेड करके रखती हैं। ठीक है। अब मैं इतना अच्छा डायग्राम बना पाऊंगी कि नहीं मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, आई एम ट्राइंग टू मैनेज। देखो, ये हो गया सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स क्या है, एसेसरी सेल्स हैं। ऐसा कोई खास रोल नहीं है, मतलब प्रोटेक्ट करके रख रही हैं उनको, गार्ड सेल्स को, सब्सिडरी सेल्स। ठीक है। अब देखो, गार्ड सेल के पास क्या होता है, गार्ड सेल का फंक्शन तुम्हें नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। गार्ड सेल के पास क्या होता है, देखो, मैं पेज चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा नहीं तो। हाँ, तो गार्ड सेल के पास क्या होता है, गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट सेल्स, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तुम्हें भी पता होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता था, किचन ऑफ द सेल बोला जाता था ना, खाना बनाएगा। अब जब खाना बनाएगा तो फिर खाना कैसे बनाएगा, खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी कर रहा होगा। जब भी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है ना इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुक्रोज की कंसंट्रेशन हो जाती है, ग्लूकोज सुक्रोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है गार्ड सेल के अंदर। ये मेरी गार्ड सेल है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो बाहर से पता चलता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन लो हो गई। तो वाटर क्या करता है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे बाहर साइड जो होगी वो हायर कंसंट्रेशन होगी वाटर की, और इधर लो, तो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। दिन के टाइम पे, डे के टाइम पे क्या होता है कि स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन रहते हैं। क्यों, क्योंकि खाना बनता चलता है, खाना बनता चलता है, दैट मीन्स कि हमारे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। वाटर की कंसंट्रेशन जैसे ही डिक्रीज होती है तो बाहर से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, और बाहर से पानी अंदर आता है तो ये स्वेल अप हो जाती हैं, ये फूल जाती हैं। स्वेल अप होने के बाद ये जो है ये खुल जाता है, ये जो है ये पूरा खुल जाएगा। ठीक है, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन गया। एक बार मतलब 3D प्रोसेस देख लेना तुम किसी भी वीडियो पे जाके यूट्यूब में, तो तुम्हें और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वाला जो पोर है ये ओपन हो जाएगा, नहीं तो ये एकदम क्लोज्ड ऐसे पाया जा रहा होगा, नहीं तो ये जैसे ऐसे करके ऐसे पाया जा रहा होगा। ये क्लोज्ड वाली कंडीशन है। रात के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, दिन के टाइम पे ओपन हो जाते हैं, तुम्हें ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने 2 चीज बताई कि गार्ड सेल जो होता है, गार्ड सेल डायकॉट्स के केस में, डायकॉट्स के केस में बीन शेप या फिर किडनी शेप पाया जा रहा है, किडनी शेप। बट अगर जब हम ग्रासेस के केस में बात करेंगे, दैट इज मोनोकॉट, अगर हम मोनोकॉट के केसेस में बात कर रहे हैं, तो मोनोकॉट के केस में ये जो है ये डम्बल शेप पाया जाता है। कैसा, डम्बल शेप। डम्बल तो देखे होंगे, देखो दिखा देती हूँ मैं तुम्हें बना के भी, कैसे बनाऊं, अरे यार, ऐसे करके कुछ, मतलब मैं नहीं बना पाऊंगी, सॉरी।
पर तुमने एक बार देख लेना डंबल शेप, एनसीईआरटी में साइड डायग्राम दे रखा है, तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं ट्राई करती हूँ चलो तुम्हारे लिए दोबारा, पर एक न्यू पेज पे ट्राई करती हूँ, यहाँ पे तो नहीं कर पाऊंगी। देखिए जैसे कि ये हो गए डंबल बनाने की, डंबल तो देखा होगा। ये हमारे बाकी की सब्सिडरी सेल्स हो गई, और ये हमारी गार्ड सेल्स हो गई। ठीक है, ये दोनों जो है, ये मैंने जो बनाई है ये वो हो गई। ज़्यादा गंदा डायग्राम है, बहुत ज़्यादा सॉरी, उसके लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अभी तुम्हें इतना बात समझ में आ गया। और सब्सिडरी सेल्स के बाहर एपिडर्मल सेल्स पाई जाती हैं। जैसे ये मेरी अगर सब्सिडरी सेल्स हैं, तो इसके बाहर जो पाई जा रही होंगी उनको बोलेंगे हम एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया तुम्हें। अब गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए ये सब भी, कि गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है। तो गार्ड सेल का जब भी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो गार्ड सेल का फंक्शन, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो गार्ड सेल के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ठीक है, अब वो मेन फंक्शन नहीं है, इसका काम है ट्रांसपिरेशन करना। ट्रांसपिरेशन कर रहा है एक तो ये, और एक गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, कि CO2 O2 आउट इन, है ना, तो उस चीज़ में ये हेल्प करते हैं। बस दो ही चीज़ ध्यान रखना। और इस पूरे को हम बोलेंगे स्टोमेटल एपरेटस। इस पूरे को स्टोमेटल एपरेटस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है स्टोमेटल एपरेटस के अंदर क्या क्या आता है। तो गार्ड सेल आता है, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ। सब्सिडरी सेल्स आता है, और स्टोमा, मतलब जो स्टोम क्या बोल रहे थे हम उसको, जो माइन्यूट पोर था, स्टोमेटल अपर्चर बोलते हैं उसको। ठीक है, जो पोर था, स्टोमेटल पोर लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, ये तीनों चीज जो है वो उसके अंदर आएंगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए थोड़ी सी और जनरल चीजें बता देते हैं हम, कि जो स्टोमेटा होते हैं, स्टेम में तो पाई जा रहे हैं, स्टेम में तो तुम्हें पता है पाए जा रहे हैं, रूट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लीव्स में देखोगे ना, तो लीव्स में भी दो चीज हैं, एक मोनोकॉट की लीफ और एक डाइकॉट की लीफ। तो मोनोकॉट की लीफ के अंदर देखोगे तो आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, मतलब आइसोबाइलेटरल मतलब दोनों साइड इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। पर अगर तुम डायकॉट्स की लीफ की बात करोगे, तो लोअर सरफेस जो होता है लीफ का, उस पे ज्यादा अमाउंट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, एज कंपैरिजन टू अपर सरफेस। ठीक है, अपर सरफेस के कंपैरिजन में ज्यादा स्टोमेटा पाए जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए अब तक, कि क्या 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 पाया जाता है। ठीक है, मैंने स्टोमेटा पढ़ा दिया है, अभी हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पे ही चल रहे हैं। पहले हमने एपिडर्मिस पढ़ लिया, अब हमने स्टोमेटा पढ़ लिया। ये पूरा क्लियर हो गया है। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि एनसीईआरटी माता है हमारी, तुम्हें तो पता ही होगा। ठीक है, और देखिए तीसरा है एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडिजेज में तुम्हें दो चीज पढ़ना है भाई, तुम्हें पता होना चाहिए। एक तो स्टेम के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेम के ऊपर, और एक रूट के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, तो अभी देखते हैं। देखो स्टेम के ऊपर कुछ एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, मतलब स्टेम के ऊपर एक हेयर लाइक आउटग्रोथ्स पाए जाते हैं, और रूट्स के ऊपर भी हेयर लाइक आउटग्रोथ्स पाए जाते हैं, जो कि एपिडर्मल वाले सरफेस पे पाए जाते हैं। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? मेनली इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करना इनका मेन काम होता है, कि वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन सॉइल से। तो वही काम कर रहे हैं ये, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं रूट हेयर। पर रूट हेयर जब भी देखोगे तो वो जनरली यूनिसेलुलर इन नेचर होते हैं, मतलब वो सिंगल सेल के बने होते हैं। बट अगर तुम स्टेम के केसेस में जो हेयर्स पाए जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स के केसेस में ये मल्टी सेलुलर इन नेचर होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, और ट्राइकोम्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? देखियो, ट्राइकोम्स क्या करते हैं कि वाटर लॉस को प्रिवेंट कराते हैं हमारा। वो तो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था, और ये जो है ट्राइकोम्स, ये क्या करते हैं? प्रिवेंट वाटर लॉस।
मतलब ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन को रोकने में। ठीक है। कम। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ट्राइकोम्स जो होते हैं वो सीक्रेटरी नेचर के होते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें सीक्रेट करते हैं, जैसे कि एक प्लांट होता है बिच्छू बूटिया, वो एक कुछ मतलब पॉइजन लाइक सब्सटेंस रिलीज करता है ना। तो मतलब ये सीक्रेटरी नेचर के भी होते हैं, जिससे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, ट्रैप करने के लिए इनके पास वो चीज़ें होती हैं। हम्म। तो अब हम इधर देख लेते हैं कि फंक्शन क्या था। फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, क्या क्या फंक्शन रहा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का, क्या क्या फंक्शन रहा है। ठीक है। तो देखो, पहली चीज होती है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहरी इन्वायरमेंट से अंदर वाले सेल्स को, कि कोई भी एक्सटर्नल इंजरी हो तो हमारे अंदर के सेल्स जितने भी हैं, सोलर रेडिएशन से ज़्यादा वो ना पड़े, एवेपोरेशन ज़्यादा ना हो, है ना। ये सब चीज़ें प्रोटेक्शन में हेल्प करा रही हैं। दूसरी चीज़, ये सिक्रेशन करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, ट्राइकोम्स वगैरह कुछ सीक्रेट करते रहते हैं इस वजह से। और तीसरा चीज़, गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटल जो थे, स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे थे। चौथा जो होता है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल भी करते हैं। वो रेस्पिरेशन कह रही हूँ, सॉरी, ट्रांसपिरेशन को, वाटर लॉस को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। जैसे इनके पास क्यूटिकल की लेयर है, वो सब क्या कर रही है, उनके पास वैक्सी कोटिंग है जो कि वाटर लॉस नहीं होने देगी। और पांचवी चीज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, जैसे कि तुमने रूट में देखा, रूट हेयर्स पाए जा रहे थे, जो वो क्या कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन कर रहे थे। इतना क्लियर है। अब हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म हो चुका है, तुम्हें ये बात पता होना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, बताइए क्यूटिकल किसके अंदर एब्सेंट होता है, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैंने तुम्हें बता चुकी हूँ क्योंकि एक बार। ऑप्शन दूँ? मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, स्टेम, या रूट एपिडर्मिस। सोच लेना एक बार, लॉजिकल, मैंने सब कुछ समझा दिया है। देखो, ग्राउंड टिश्यू देखते हैं। सेकंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में तुम ये पहली बार पढ़ रहे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम फंडामेंटल टिश्यू भी सिस्टम बोलते थे, और ये जो है ये हमारा बल्क ऑफ द बॉडी बनाता है। बल्क ऑफ द बॉडी, जैसे पैरेन्काइमा था ना, ऐसे ही बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी जो बनाने वाला है, तो वो कौन करेगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, ऐसे क्वेश्चन आता है, विच टिश्यू सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ना तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा, ना वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होगा। ऐसा उल्टे उल्टे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखिए, इसके अंदर क्या पाया जाता है, बहुत सारे सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे पैरेन्काइमा था, कॉलन कायमा था, स्क्लेरन कायमा था। तो ये सारे इसमें तुम्हें देखने को मिलेंगे, कि जितने भी सिंपल टिश्यू हैं वो इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ सेल्स, जैसे कि अब देखिए, हम ग्राउंड टिश्यू में कुछ जोन होते हैं, उन जोन्स को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या जोन्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है हाइपो कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को जब हम देखेंगे तो कॉर्टेक्स के भी तीन चार पार्ट हो जाते हैं। देखिए, कॉर्टेक्स तुम्हें पता होना चाहिए, कॉर्टेक्स के अंदर मोस्टली पेरेन्काइमटस सेल्स पड़े हुए होते हैं। अब देखिए, कॉर्टेक्स जस्ट बिलो द, हाँ, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स पाई जाती है। कॉर्टेक्स के भी देखो तीन पार्ट हो सकते हैं, एक तो इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। पर हाइपोडर्मिस हर जगह नहीं पाई जाती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हाइपोडर्मिस एब्सेंट कहाँ पर होती है, रूट के अंदर एब्सेंट होती है। थोड़े से रटना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना, दो बार चैप्टर पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। और स्टेम के अंदर मैं डायग्राम बनाऊंगी ना अभी, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देख लो एक बार, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है स्टेम के अंदर, रूट के अंदर एब्सेंट होती है। रूट बहुत सिंपल है, अंदर है, तो उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाइपोडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर से मल्टी लेयर तक भी हो सकती है, और डाइकॉट स्टेम के अंदर ये कॉलन कायमा की पाई जाती है। बट अगर हम मोनोकॉट स्टेम के अंदर देखेंगे, देखिए मैं तुम्हें बता देती हूँ यहीं, मोनोकॉट स्टेम के अंदर देखेंगे या फिर डाइकॉट स्टेम के अंदर देखेंगे। डाइकॉट स्टेम के अंदर ये
किसकी पाई जाती है, कॉलन गायमा की पाई जाती है। बट अगर जब हम मोनोकॉट स्टेम को देखेंगे तो ये स्क्लेरन कायमा की पाई जाती है। स्क्लेरन, रुक जाओ मैंने स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। स्क्लेरन कायमा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स की जो पहली लेयर है उसको हम हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं, और वो रूट के अंदर एब्सेंट होती है, स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टेम में भी मोनोकॉट्स के अंदर वो स्क्लेरन कायमा की पाई जा रही है, और डाइकॉट्स के अंदर वो कॉलन कायमा की पाई जा रही है। सब कुछ क्लियर होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हाइपोडर्मिस का काम जो होता है वो भी प्रोटेक्शन का ही काम होता है, कोई ऐसा खास रोल प्ले नहीं कर रही, बट प्रोटेक्शन तो कर ही रही है, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक नेचर की भी हो सकती है अगर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो, ठीक है। अब हमारा सेकंड जो होता है, सेकंड पार्ट बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स। इसके अंदर, जनरल कॉर्टेक्स के अंदर क्या पाया जाएगा, इसके अंदर सारा का सारा पैरेन्काइमा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पैरेन्काइमा। अभी तक क्या पाया जा रहा था, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा। सबसे बाहर हमने मैकेनिकल सपोर्ट के लिए वो चीज लगा दी, अब अंदर लगाया हमने इसके बाद क्या, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा दोनों के कंडीशंस में पाया जाता है, स्टेम में भी पाया जाएगा और रूट्स में भी पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टेम में पाया जा रहा है। थोड़ा टिल्ट हो गया, मेरे अक्षर टेढ़े हो गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, तो जनरल कॉर्टेक्स के अंदर पैरेन्काइमा पाया जाएगा, और पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, अच्छा इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दे कैन बी फोटोसिंथेसिस, दे आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, और मेन काम क्या होता है, फूड स्टोरेज का। तो बस वही फूड स्टोरेज कर रहे होंगे। अब कॉर्टेक्स की जो थर्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडो मीन्स अंदर, ठीक है, सबसे अंदर वाली एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या बोला जाता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलेंगे हम एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की जब भी बात कर रहे हो, देखो जितना भी एंडोडर्मिस के अंदर है उसको हम स्टील बोलते हैं। स्टील एक टर्म है, तो वो तुमसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज स्टील, तो स्टील तुम बताओगे ऑल द टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट द स्टील, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑल द टिश्यू ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी टिश्यू पाया जाएगा वो सारा स्टील के अंदर आएगा। अभी मैं ये तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें बिल्कुल बहुत क्लियर हो जाएगा, बस तुम सुनते चलो एक बार गौर से, ठीक है। हाँ, तो स्टील समझ गए। अब स्टील के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टील के अंदर तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या आता है। एक तो हमारा वेस्कुलर बंडल आएगा, ठीक है। क्या क्या बचता है, वही चीज़ तो बचता है, वेस्कुलर बंडल। दूसरी चीज़ पिथ। पिथ मतलब एक खाली गड्ढा टाइप की जगह। और एक आता है पेरीसाइकिल, ठीक है। तीन चीज बचती हैं, तो ये जो है इतना पता होना चाहिए। अब देखिए एंडोडर्मिस का भी कुछ हम देख लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंडोडर्मिस जब भी तुम उसके अंदर देखने की कोशिश करोगे, रूट्स के अंदर, तो रूट्स के अंदर जो एंडोडर्मिस होती है उसके अंदर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है, जिसका नाम होता है स्यूबरिन की होती है वो। ट्यूबरिन की वैक्सी लेयर होती है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को आने देना है या नहीं आने देना है, वो सब मतलब चेक पॉइंट की तरह काम करती है। पहले वहां पर आते हैं सारे सब्सटेंस, उनको रोक लेती है। फिर मतलब जब ये वैक्सी लेयर की हो गई तो फिर इसकी वजह से क्या होना, सिम प्लास्टिक पाथवे से आना पड़ता है। सिम प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक, एपोप्लास्टिक मतलब हम डेड पाथवे से आ रहा है, मतलब इंटरसेलुलर सेल सेल के बीच के स्पेस से। बट जब हम साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से आएंगे तो वो उसको बोला जाता है सिम्प्लास्टिक। अभी नहीं आता तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आएगा ये वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम इतना समझो कि एंडोडर्मिस जो रूट्स के अंदर होती है उसके अंदर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है जो कि स्यूब्रिन की होती है, और वहां पर जाके मतलब कुछ भी वो चेक पॉइंट की तरह काम करती है कि कौन सी चीज को आने देना है, कौन सी चीज को नहीं आने देना है, वो सब चीजें। तो ये सिर्फ रूट के केस में होता है। बट अगर हम किसके बात करें, स्टेम, एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एंडोडर्मिस। हाँ, तो एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम की बात करें तो वहां पर कोई भी वैक्सी लेयर नहीं पाई जाती है, इसमें और फर्दर लेयर्स पाई जाती हैं। यहाँ पे एक स्टार्च शीथ फॉर्म होती है, वो अभी हम बताएंगे, वो भी डाइकॉट्स के केस में होती है, मोनोकॉट्स के केस में नहीं होती है। अभी हम पढ़ेंगे आगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। हम्म
एंडोडर्मिस भी लिविंग सेल से बनी हुई है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पेरिसाइकिल। ग्राउंड टिश्यू के अंदर हमने दो चीज़ पढ़ ली, एक तो कॉर्टेक्स पढ़ ली, कॉर्टेक्स में 3 लेयर, हाइपोडर्मिस जो कि रूट्स के अंदर एब्सेंट है, स्टेम के अंदर प्रेजेंट है। मोनोकॉट्स के अंदर देखोगे स्क्लेरन कायमा की है, और डाइकॉट्स के अंदर देखोगे तो कॉलन कायमा की है ना। देखो सी डी एक पास आते हैं ना, कॉलन कायमा डाइकॉट, थोड़ा ऐसे रिलेट कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स होती है जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जिसमें फिर तीसरी जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस बोल रही हूँ मैं, सॉरी, एंडोडर्मिस। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के अंदर देख लेते हैं, एंडोडर्मिस हमने देख ही ली है कि एंडोडर्मिस रूट्स के अंदर एक कैस्पेरियन स्ट्रिप नाम की, जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप ही पाई जाती हैं जो कि वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल पाया जाता है, जिसमें स्यूब्रिन जो कि इम्परमिएवियस टू वाटर होता है, चेक पॉइंट की तरह काम करता है हमारे लिए, और ये हम बता देते हैं। अब देखिए ये जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल देख लेते हैं। पेरिसाइकिल क्या है, ये आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ स्टील बोला जाता है, क्योंकि स्टील किसको हमने टर्म दिया था, स्टील ऑल द टिश्यू इनसाइड द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल पाई जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट टिश्यू या फिर आउटर मोस्ट पोर्शन। ठीक है, आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ स्टील, स्टील का जो आउटर मोस्ट पोर्शन है उसको हम बोलने वाले हैं पेरिसाइकिल। अब देखिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर सिलेंड्रिकल ऑफ थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल से ही बनी होती है, और ये कभी कभी थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से भी बनी हो सकती है। ठीक है, ये सिंगल से मल्टी लेयर तक हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेयर हो, थिक वॉल भी पाई जा सकती हैं, थिन वॉल भी पाई जा सकती हैं। पेरिसाइकिल जो होती है वो मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट रहती है। मैं अभी तुम्हें याद कराऊंगी, तुम कहोगे दीदी इतने सारे एक्सेप्शन, हम तो मर गए, मरे नहीं अभी जिंदा हो। 38 चैप्टर है, एक पढ़ा है अभी तुमने, है ना। मोनोकॉट स्टेम जो है वो एब्सेंट होती है, मतलब मोनोकॉट स्टेम के अंदर एब्सेंट रहती है, स्टेम के अंदर एब्सेंट रहती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो पेरिसाइकिल का काम क्या है, पेरिसाइकिल अगर थिक वॉल्ड है, ठीक है, मैंने बताया ना, थिक वॉल्ड हो सकती है, थिन वॉल्ड हो सकती है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होगी। ठीक है, अगर इसके अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स पाए जा रहे हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स, तो ये स्टोरेज का काम कर रही होगी, स्टोरेज ऑर्गन की तरह। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि डाइकॉट्स रूट्स के अंदर देखोगे, डाइकॉट रूट के अंदर देखोगे कि जो पेरिसाइकिल होती है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, और वो कैम्बियल रिंग का फॉर्मे मतलब पार्ट बन जाती है फिर। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये वाली लाइन ये समझ लो, हर पेपर की जान है। मैं लिख देती हूँ, पेरिसाइकिल गिव राइज टू लेटरल रूट्स। कोई पूछेगा तुमसे कि लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन कौन करता है, पेरिसाइकिल, लेटरल रूट्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लास्ट जो है ग्राउंड टिश्यू का लास्ट पार्ट है पित्त, पित्त के बारे में और बात कर लेते हैं बस, फिर थोड़ा डायग्राम वाइग्राम बना के देखेंगे। देखो पित्त क्या है, पित्त को हम मेड्यूला भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, इट इज ऑल्सो नोन एज मेड्यूला। ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट होता है, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, इन सब के बीच में जो भी पाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं पित्त। ठीक है, अब जो है मतलब पित्त को क्या बोलते हैं, पित्त एक गड्ढा के जैसा है, मतलब खाली स्पेस जो भी है। ठीक है, पित्त के अंदर भी पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान रखना कि पित्त के अंदर क्या पाई जा रही है, पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जा रही हैं। जैसे कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमेटस सेल्स में स्पेस पाया भी जा सकता था और नहीं भी पाया जा सकता था, तो यहाँ पर जो पित्त के अंदर जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, प्रेजेंट होता है स्टेम में। ठीक है, अब इतना ही याद कर लो, बाकी का हम वेस्कुलर टिश्यू पे आ जाते हैं जो हमारा थर्ड है। पर तुम्हें उससे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ, रुक जाइए। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ग्राउंड टिश्यू के अंदर कॉर्टेक्स पढ़ा है। ठीक है, सबसे लेयर, तो कॉर्टेक्स के 3 पार्ट पढ़े, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स,
और हमने तीसरा पढ़ा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या आ जाता है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के अंदर चलोगे तो उसके अंदर पिथ दिखेगी तुम्हें। ठीक है, बस इतना पार्ट पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब बाकी का जो बीच का बचा हुआ है ना, वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या पढ़ना है? वेस्कुलर तुम्हें पता है, जाइलम फ्लोएम की बात करने वाले हैं हम। किसकी? जाइलम एंड फ्लोएम की। अब तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम? तो तुम बोलना जिसके अंदर ग्राउंड टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू नहीं आता, दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा तो central cylindrical of the root and the shoot surrounded by the cortex is called steel। स्टील के अंदर आने वाला पोर्शन ही है ये वेस्कुलर टिश्यू। तो बताती हूँ। हाँ, तो हम जैसे कि बता, वेस्कुलर टिश्यू का क्या क्या काम है? ट्रांसलोकेशन काम है इसका, मेनली जो फंक्शन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंस। ट्रांसपोर्ट ही तो कर रहा है सब्सटेंस का। देखिए, इनके बेसिस पे हमने दो चीज़ पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था हमने जाइलम के बेसिस पे? एक तो हमने एंडार्च पढ़ा था, एक एग्जार्च पढ़ा था, शायद तुम्हें याद रहा हो। ठीक है, एंडार्च एग्जार्च ये सब हमने पढ़ा था कि नहीं? अब देखिए, हम बता देते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्कुलर बंडल। मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेस्कुलर वेस्कुलर बंडल, बंडल किसको बोल रहे हैं? जाइलम और फ्लोएम एक साथ पाए जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं वेस्कुलर बंडल। ठीक है, नेक्स्ट पेज ही ले लेती हूँ। हाँ, तो वेस्कुलर बंडल का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जा सकता है? देखिए, एक होता है कैम्बियम। कैम्बियम कैम्बियम क्या है कि कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। जैसे अगर मेरी ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो इसके बीच में पाया जाता है। ये क्या है? कैम्बियम। तो कैम्बियम क्या करता है? वो उसकी सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। कैम्बियम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर नहीं होता है, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। देखिए, कैम्बियम जिसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कि इसकी ओपन है ना, ओपन वेस्कुलर बंडल्स हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल्स। और जिसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है, उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। अब देखिए, क्लोज वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो पाए जाते हैं मोनोकॉट के पास। देखो, मोनोकॉट जो है ना, उसके अंदर तुमने सेकेंडरी ग्रोथ देखी है? अरे उसके जो वुडी नहीं होते मोनोकॉट, तुम ऐसे इमेजिन किया करो, जो डाइकॉट्स हैं वही वुडी प्लांट्स पाए जाएंगे, और जो वुडी प्लांट्स हैं उन्हीं का गिर्थ पाया जा रहा है, डायमीटर में वो चौड़े हैं। मोनोकॉट के अंदर नहीं पाया जा रहा, तो मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ से होगा, ये सोचो। तो मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता। ठीक है, मोनोकॉट्स के अंदर एब्सेंट होता है क्या? कैम्बियम। और इसके अंदर इसी वजह से हम बोलेंगे क्लोज वेस्कुलर बंडल। और ओपन वेस्कुलर बंडल किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है। तो कैम्बियम प्रेजेंट किसके अंदर है? डाइकॉट्स के अंदर। तो डाइकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। इतना क्लियर है? क्लोज और ओपन क्या होता है? ठीक है, तो अगर हम डाइकॉट्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ है, और मोनोकॉट्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर नहीं है। अब देखो, आगे चलते हैं। हम्म तो इनके पोजीशन के बेसिस पे, वेस्कुलर बंडल की पोजीशन के बेसिस पे एक फर्दर डिवीजन होता है वेस्कुलर बंडल की पोजीशन। ठीक है, तो दो टाइप्स का होता है, एक होता है रेडियल और एक होता है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मतलब साथ साथ रह रहे हैं। अब देखिए, रेडियल, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। रूट के अंदर रेडियल पाए जाते हैं, कॉन्जॉइंट जो है वो स्टेम के अंदर पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अब रेडियल में क्या है कि अलोंग द रेडियाई, डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज है ये जो है। जैसे कि ये बना रही हूँ, एक सेकेंड, ये मेरे वेस्कुलर बंडल्स बना रही हूँ। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा होगा, एक बार देख लेना।
जाइलम, फ्लोएम। देखिए ये जो बनाया है ये मैंने बनाया है फ्लोएम, और ये जो येलो येलो बनाया था ये बनाया था मैंने जाइलम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, है ना। और एक होता है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट जो होता है उनका सेम रेडियस पाया जाता है। ये हमारा जाइलम हो गया, ये हमारा फ्लोएम हो गया। ये मैंने मोनोकॉट का केस बना के दिखा दिया है। बट अगर डाइकॉट्स की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, जाइलम, फ्लोएम, और ये बीच में जो बनाया है ये मैंने कैम्बियम बनाया है। तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल और ओपन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। ठीक है, समझ गए ना। ओपन किसको बोल रहे थे, जिसके अंदर कैम्बियम कैम्बियम पाई जा रही थी, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। इतना क्लियर है, कंफ्यूज मत होना बस। कंफ्यूज हुए तो फिर तो गए। देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ये रूट्स है, ये स्टेम है, एक अच्छा सा। हाँ, तो यहाँ पे हम डाइकॉट्स की बात कर लेते हैं और यहाँ पर हम मोनोकॉट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो डाइकॉट, डाइकॉट रूट के अंदर क्या पाया जा रहा था, रूट के अंदर रेडियल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल किसके अंदर पाए जाएंगे, रूट्स के अंदर। अब वेस्कुलर कैम्बियम डाइकॉट्स के अंदर देखोगे और स्टेम के अंदर कौन से पाए जा रहे थे, कॉन्जॉइंट, जुड़े हुए थे, सेम रेडियस पे प्रेजेंट थे। तो इनके अंदर कॉन्जॉइंट पाए जाते हैं। अब इसके अंदर जो रूट के अंदर है उसके अंदर जब भी तुम देखोगे, अच्छा इसके अंदर कॉन्जॉइंट ओपन थे, याद है कि जो स्टेम थी उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जा रही थी। हाँ, अभी देखिए रूट्स के अंदर जो होती है वो वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होती है। रूट्स के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होती है अर्ली टाइम में, बट एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ डेवलप हो जाती है ना। ध्यान रखना, डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप्ड हो जाएगी। और इसके अंदर तो वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट थी स्टेम के अंदर। स्टेम को तो करनी है ना ग्रोथ। रूट नीचे जमीन के अंदर है, उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पार्शियली होती है, इसके अंदर फुली है, कंप्लीटली। ठीक है, मोनोकॉट्स के अंदर देखोगे तो मोनोकॉट्स की रूट्स के अंदर रेडियल है, रूट तो रेडियल, और ये स्टेम तो कॉन्जॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट, एब्सेंट। मोनोकॉट्स के अंदर नहीं पाई जाती कैम्बियम, और इसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट। क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हुए। हमारी ज़्यादा लंबी तो नहीं हो जाएगी वीडियो, यहीं पर ख़त्म करें, आगे वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलो तो।